हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पॉलिटी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इसमें आज हम भारत शासन अधिनियम 1935 को बहुत ही अच्छे ढंग से कवर करने वाले हैं। ये जो क्लासें हैं वो अपर लेवल के लिए क्लासें बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। इनको आप अच्छे से पढ़ें, क्लास का आनंद लें और ये क्लास आपको अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर आप ज़रूर करें। आइए देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, इस पे डिस्कस करते हैं इसमें क्या क्या हुआ था। इससे पहले मैं आपको बताऊं, जो हमने 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चैनफोर्ड अधिनियम पढ़ा था, उसको हमने जहां छोड़ा था वहीं से स्टार्टिंग करते हैं। थोड़ा हम इसको पीछे का देख लेते हैं। और पीछे वाले में क्या था दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसको रिव्यू करने के लिए कौन आया दोस्तों? साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे दोस्तों? 7 सदस्य थे। जब ये साइमन कमीशन भारत आता है तो इसको साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं, काले झंडे दिखाए जाते हैं और इस साइमन कमीशन को वापस भेजा जाता है, जो कि 1919 का भारत शासन अधिनियम था उसके रिव्यू के लिए आया था। सबसे पहले मैं साइमन कमीशन की थोड़ी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, साइमन कमीशन कब बना? साइमन कमीशन की बात करें दोस्तों तो ये कब बना, तो आप इसकी डेट बताएंगे नवंबर 1927। नवंबर 1927 क्यों बना दोस्तों? तो आप बताएंगे कि संविधान की विवेचना करने के लिए। संविधान के हम लोग कितने नज़दीक पहुँचे, संविधान हम बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, इसके लिए ये आ रहा है। और 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है दोस्तों, इसकी जांच करने के लिए आ रहा है। दूसरी बात यहाँ पे देखें, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसमें सदस्य कितने थे दोस्तों? तो सदस्य यहाँ हमें बताने हैं। 7 सदस्यों वाला ये सिस्टम था, जिसका जो अध्यक्ष था वो कौन था दोस्तों? साइमन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो अगर पूछा जाए दोस्तों भारत कब आ रहा है, तो भारत जो आया उसके लिए डेट बतानी है 3 फरवरी 1928। क्या बतानी है दोस्तों? 3 फरवरी 1928 को आया। पुनः जब ये आया है तो अक्टूबर 1928 में आया है। दोनों ही बातें ध्यान रखनी है, 2 बार आया। फर्स्ट टाइम जब आया है तो 3 फरवरी 1928 को आया। दूसरी बात यहाँ पे देखते हैं कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दोस्तों कब दी? तो रिपोर्ट इसने दी है गोलमेज सम्मेलन में। कहाँ दी है दोस्तों? गोलमेज सम्मेलन में। अगर हम गोलमेज सम्मेलन की बात करें दोस्तों, तो गोलमेज जो सम्मेलन है ये कहाँ हुआ है? लंदन में हुआ है। ये जो गोलमेज सम्मेलन है दोस्तों, कितने हुए हैं? तो 3 हुए हैं। कब कब हुए हैं? 1930 में हुआ है, 1931 में हुआ है और 1932 में हुआ है। कांग्रेस ने भाग जो लिया है दोस्तों, गांधी जी ने भाग लिया है, वो 1931 में लिया है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी ने भाग नहीं लिया था, क्वेश्चन पूछा गया है। इस पूरे कमीशन को, इस पूरे गोलमेज सम्मेलन पे मैं विस्तार से चर्चा आपको नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि अधिनियम से संबंधित हमारे क्या क्या दोस्तों प्रावधान थे। आइए देखते हैं, थोड़ा और देखते हैं कि यहाँ जो 1932 है, यहाँ पे भाई साहब जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन है दोस्तों? रैमसे मैकडोनाल्ड। इन्होंने यहाँ पे क्या किया है दोस्तों? एक सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की है, कम्युनल अवार्ड की घोषणा की है, यानी सांप्रदायिक पंचायत। ये सांप्रदायिक जो पंचायत है दोस्तों, ये दलितों से संबंधित है, या कम्युनल अवार्ड जिसको कहा जाता है, या हम बोले हिंदी में सांप्रदायिक पंचायत। इसकी घोषणा कब हुई? 1932 में हुई। किसने की? रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई है। ये दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट समझिए, यहाँ पे अगर मैं सांप्रदायिक पंचायत की बात करूं दोस्तों, तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। इसके सांप्रदायिक जो निर्वाचन है या रिजर्वेशन या आरक्षण इसको कहें, पहली बार जो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई है
वो मुस्लिमों के लिए हुई थी 1909 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम में हुई थी। इसके बाद इसका दायरा बढ़ाया गया सांप्रदायिक निर्वाचन का, और यहाँ पे सिख, ईसाई, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन, इनके लिए दायरा बढ़ाया गया। और ये चार लोग, फिर से सुनिए दोस्तों, मुस्लिमों को जो सांप्रदायिक निर्वाचन में शामिल किया गया, ये 1919 मॉन्टेग्यू मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के भारत शासन अधिनियम में शामिल किया गया। इसके बाद जो सांप्रदायिक निर्वाचन है इसका आधार बढ़ाया जाता है, और 1919 के, जिसको हम मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं, यहाँ पे दोस्तों दायरा बढ़ाकर ईसाइयों को इसमें शामिल किया, सिखों को इसमें शामिल किया, और तीसरी बात करें तो यूरोपियों को शामिल किया, चौथी बात करें तो दोस्तों किसको शामिल किया है, यहाँ पे एंग्लो इंडियन को शामिल किया है। अगर अब मैं बात करूँ सांप्रदायिक पंचायत, ये दलितों से संबंधित है दोस्तों, और ये लेके कौन आए हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लेके आए हैं। कौन लेके आए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ध्यान रखना है दोस्तों, जब ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लेके आए सांप्रदायिक पंचायत को, तो ये जो सांप्रदायिक पंचायत था, ये गांधी जी के द्वारा या गांधी जी के प्रयासों से ये इसको कैंसिल करवा दिया गया था। क्या हुआ था वो कहानी सुनिए आप। ये सांप्रदायिक पंचायत जैसे ही अंबेडकर जी को मिला, इधर गांधी जी जो भारत में थे, जो गोलमेज सम्मेलन से खाली हाथ दोस्तों लौट के आए थे, वो यहाँ अनशन में बैठ गए, और उस समय वो जेल में हुआ करते थे, पूना की सेंट्रल जेल जो यरवदा में थी, और उसमें भाई साहब गांधी जी अनशन पर बैठ जाते हैं। तो यहाँ जो लोगों के द्वारा मध्यस्थता करवाई जाती है, उसमें 24 सितंबर, डेट ध्यान रखना दोस्तों, 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता होता है, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। ये गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था, और इस पूना पैक्ट में ये जो सांप्रदायिक पंचायत है दोस्तों, इसको खत्म कर दिया था। नेक्स्ट एक बात और आपको ध्यान रखनी है, गोलमेज सम्मेलन से यहीं पर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था गोलमेज सम्मेलन में, जिसे श्वेत पत्र कहा गया, और ये जो श्वेत पत्र था, इसी के कारण निर्धारण हुआ है दोस्तों, इसी को आगे बढ़ाया गया है, तो बना दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935। आइए दोस्तों देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या है। क्लियर हो गया होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करें, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कौन कौन से प्रावधान हमारे संविधान में आए हैं, क्या क्या बातें हैं, क्या क्या संविधान में हमारे में नहीं आए हैं, जो हमें अन्य देशों से लेना पड़ा, क्योंकि हमने लगभग 61 देशों से, अलग अलग देशों के संविधान से बातें अपने संविधान में रखी हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें अगर हम देखें यहाँ से, और आप क्वेश्चन सुनिए, अगर भारत शासन अधिनियम 1935 है तो इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो यहाँ पे बताना है रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन बताना है दोस्तों, रैमजे मैकडोनाल्ड, या रैम से कहीं भी लिखा होगा तो कोई घबराने की बात नहीं है, रैम से लिख लो या रैमजे लिख दो, मैकडोनाल्ड। इतना ध्यान रखना है, ये प्रधानमंत्री हैं, और ये कब तक रहेंगे, तो इनकी जो डेट है दोस्तों 7 जून 1935 तक रहेंगे। उसके बाद बदल जाएंगे, और बदलने पर कौन बनेंगे, दूसरे जो अगली पार्टी जीत कर आएगी उसके प्रधानमंत्री यहाँ पे बन जाएंगे। यहाँ पे देखें दोस्तों, तो क्राउन कौन है, क्राउन की बात करें यानी किंग, जो यूनाइटेड किंगडम है या ब्रिटिश है, तो यहाँ का राजा कौन सा है, तो यहाँ बताना है दोस्तों एडवर्ड अष्टम। किसको बताना है, एडवर्ड अष्टम, एडवर्ड अष्टम। दूसरा, इसको भाई साहब जॉर्ज 6 के नाम से भी जानते हैं, जॉर्ज 6 के नाम से। 1919 के अधिनियम में मैंने बताया था, जो क्राउन है वो कौन है, जॉर्ज पंचम है, और यहाँ पे कौन है, जॉर्ज 6 है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों हमसे पूछा जाए इस समय वायसराय कौन है भारत का, तो वायसराय दोस्तों किसको बता दोगे, बताइए वायसराय दोस्तों कौन है, तो वायसराय किसको बताओगे, लॉर्ड वेलिंगटन। किसको बताओगे दोस्तों, लॉर्ड वेलिंगटन। ये कौन है दोस्तों,
वायसराय हैं, लॉर्ड वेलिंगटन। ये बातें हमारी यहाँ समाप्त हुई। अब इसमें दोस्तों हम प्रावधान देखते हैं। आइए प्रावधान की बात करें तो पहला प्रावधान दोस्तों इसमें देखेंगे तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल, चलो इससे पहले वाले कुछ प्रावधान बता देता हूं मैं आपको। सामान्य जानकारी देख लीजिए, सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है इसे मील का पत्थर कहा गया। मील का पत्थर किसको दोस्तों? 1935 के भारत शासन अधिनियम को क्या कहा गया? मील का पत्थर कहा गया। क्या क्या इसमें प्रावधान थे, क्या क्या हमें इससे जानकारी मिली? तो दूसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ देखें तो इसमें इसके जो भाग हैं, यहाँ जो संविधान बना है इसमें भाग पूछे जाएं तो भाग कितने हैं दोस्तों? 14 हैं। अगर दोस्तों अनुसूची पूछी जाए, अनुसूची कितनी है तो अनुसूची कितनी बताओगे दोस्तों? 10। इसमें दोस्तों धाराएं कितनी हैं तो धाराएं आप कितनी बता दोगे? तो धाराएं यहाँ पर हैं दोस्तों 321। इतना हमें ध्यान रखना है। अब देखो ये तो संविधान में था, संविधान में दोस्तों क्या नहीं था ये ध्यान रखना है। तो संविधान में क्या क्या नहीं है दोस्तों? तो एक तो प्रस्तावना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि क्या क्या संविधान में नहीं है या 1935 के संविधान में क्या क्या था। तो सबसे पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना है, प्रस्तावना इसमें नहीं है। दूसरी बात करें लिखित संविधान की बात क्या की गई थी दोस्तों? तो लिखित संविधान की अगर हम बात करें तो ये भी बात यहाँ पे दोस्तों नहीं की गई है। थर्ड पॉइंट दोस्तों देखें तो मौलिक अधिकार थे क्या? अगर हम मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकारों का भी दोस्तों यहाँ पे प्रावधान नहीं था। अगर हम बात करें दोस्तों मूल कर्तव्य की तो मूल कर्तव्य हैं ये भी हमने बाद में जोड़े हैं, इसका भी यहाँ पे प्रावधान नहीं था। जो नहीं था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो था वो आपके सामने है दोस्तों। इतना आपको क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम देखें, एक बार आप देख लीजिए सामान्य जानकारी में मील का पत्थर दोस्तों किसे कहा गया? 1935 के भारत शासन अधिनियम को। इसमें भाग कितने थे? 14 दोस्तों बताने हैं। अनुसूचियां कितनी हैं दोस्तों? 10 हैं। धाराएं इसमें कितनी थी? 121 थी। प्रस्तावना का प्रावधान इसमें नहीं था दोस्तों। लिखित संविधान की बात इसमें नहीं की गई थी। फंडामेंटल राइट की बात भी नहीं की गई थी और फंडामेंटल ड्यूटी की बात भी दोस्तों नहीं की गई है। इतना हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ की स्थापना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से लगभग क्वेश्चन आता है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो किस अधिनियम में इसकी स्थापना की गई है? तो दोस्तों 1935 के भारत शासन अधिनियम में। इसमें क्या क्या है दोस्तों? इसमें जो अपना इंडिया है, अपना प्यारा भारत है दोस्तों, इसको 2 भागों में बांट दिया, केंद्र और राज्य। बोले तो सेंटर और स्टेट में या प्रांत है उसमें इसको बांट दिया है। अब दोस्तों भारत को अगर 2 भागों में बांटा तो यहाँ पे जो शक्तियाँ होंगी उनका भी विभाजन होगा दोस्तों। तो शक्तियों का विभाजन भी देख लीजिए। शक्तियों के विभाजन की हम बात करें तो इन्हें कितने भागों में बांटा गया? यहाँ पे जो शक्तियाँ थी दोस्तों वो 4 भागों में बांटी गई। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों अनुसूची हमारी कितनी है? 3 है। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यहाँ पर जो सूचियाँ बनाई गई दोस्तों ये 4 सूचियाँ थीं। कौन कौन सी सूची हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। एक तो केंद्र सूची है दोस्तों, दूसरी राज्य सूची है। कौन सी सूची है दोस्तों? राज्य सूची है। तीसरी यहाँ पे समवर्ती सूची है और चौथी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे अवशिष्ट, बोले तो अपशिष्ट सूची है। कौन सी है दोस्तों? अपशिष्ट सूची। यहाँ जो चौथी है वो अपशिष्ट सूची है, इसको दोस्तों ध्यान रखना है। अब ये सूची किस किस के पास थी इसको भी समझ लेते हैं। केंद्र सूची, इस पर अधिकार किसका था? किसका? वायसराय का। राज्य सूची पर किसका अधिकार होगा दोस्तों? स्टेट का। समवर्ती सूची पर किसका अधिकार होगा? केंद्र और राज्य दोनों का, जैसा कि आज की डेट में हमारे देश में है। अगर अपशिष्ट सूची की बात करें तो यहाँ पे आपको वायसराय बताना है। क्या बताना है? वायसराय।
या फिर दोस्तों हमें यहाँ पे क्या बता देना है, सेंटर के पास होंगी, केंद्र के पास होंगी। अब इसको हमने बांटा भारत को केंद्र और राज्यों में, तो किस तरीके से बांटा उसकी भी बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पे इस अधिनियम की बात करें तो अखिल भारतीय संघ में किस किस तरीके से बांटा दोस्तों, तो इन्होंने यहाँ पे क्या बनाए थे, 11 दोस्तों प्रांत बनाए थे। कितने प्रांत बनाए थे, 11। और 6 क्या बनाए थे दोस्तों, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बनाए थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। और इसको ही क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको आज की डेट में अगर हम तुलना करें तो यूनियन टेरिटरी से कर सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से कर सकते हैं। और किसमें बांटा दोस्तों, देशी रियासतों में बांटा। किसमें बांटा, देशी रियासतों में। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, यहाँ यह इतना काम जो किया है यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इस अधिनियम में कहा गया कि देशी रियासतें हैं ये दोस्तों अगर चाहें तो संघ का हिस्सा बन सकती हैं, चाहें तो संघ का हिस्सा बन सकती हैं, और अगर ना चाहें तो संघ का हिस्सा ना बने, ना चाहें तो संघ का हिस्सा ना बने, हिस्सा ना बने। जब भाई साहब ऐसी बात कह दी तो होगा ये कि इस संघ में जब इन्हें स्वतंत्रता दे दी गई देशी रियासतों को कि आप चाहें तो संघ का हिस्सा बने, और अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप संघ का हिस्सा ना बने, होगा ये दोस्तों कि ये जो देशी रियासतें हैं वो संघ में नहीं जाएंगी, संघ में शामिल नहीं होंगी। और परिणाम क्या होगा दोस्तों, परिणाम ये हुआ कि जो भारतीय संघ की स्थापना की गई है ये स्थापना दोस्तों नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाई, तो कारण मैंने बता दिया, देशी रियासतों ने दोस्तों इसमें हिस्सा ही नहीं लिया और संघ की स्थापना नहीं हुई। जैसे ही संघ की स्थापना नहीं हुई तो दोस्तों यहाँ पर अब लोगों के जो कमेंट थे वो कमेंट लोगों के आने लगे, लोग कहने लगे कि ये इसके बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग कथन कहा है। किसी ने कहा अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है, किसी ने दोस्तों कहा कि ये दास्ता का एक नया अधिकार पत्र है, किसी ने दोस्तों कहा कि ये जो है अधिनियम ऊपर से लोकतांत्रिक और अंदर से खोखला है। अब ये स्टेटमेंट किसने कहे दोस्तों, ये भी पूछे जाते हैं, क्यों कहे जा रहे हैं ये कथन, वो भी आपको समझ में आता होगा। चलो इसमें आपको आगे बताता हूँ क्या हुआ। जैसे ही ये भारतीय संघ की स्थापना, ये संघ नहीं बन पाएगा और संघ नहीं बना, फिर इसको क्या कहा गया वो स्टेटमेंट सुनते हैं। देखो ये जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये जो अधिनियम है इसे क्या कहा गया दोस्तों, तो एक तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसे क्या कहा गया, संवैधानिक निरंकुशता वाला अधिनियम, संवैधानिक निरंकुशता वाला अधिनियम, निरंकुशता वाला अधिनियम। क्या कहा गया, संवैधानिक निरंकुशता वाला अधिनियम किसको कहा गया, 1935 के भारत शासन अधिनियम को। एक और क्वेश्चन सुनिए दोस्तों, मैंने आपको बताया होगा पिछली वीडियो में, मैंने ये कहा था उदार निरंकुशता वाला अधिनियम किसको कहा गया, तो उदार निरंकुशता वाला अधिनियम किसको कहा गया दोस्तों, बताइए। उदार निरंकुशता वाला जो अधिनियम कहा गया दोस्तों, ये 1919 के भारत शासन अधिनियम को कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि वहाँ पे सारे काम अच्छे हो रहे थे। वायसराय की कार्यकारी परिषद में दोस्तों 2 लोगों को वहाँ पे हमने शामिल कर दिया था, किस किस को कर दिया, और वायसराय की कार्यकारी और जो भारत सचिव परिषद है उसमें 2 लोगों को, के.जी. गुप्ता और दूसरे सैयद हुसैन विलग्रामी को हमने शामिल किया था। और जो वायसराय की कार्यकारी परिषद है उसमें एक व्यक्ति को हमने, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि अधिकारी के रूप में हमने दोस्तों, विधि सदस्य के रूप में हमने दोस्तों उसमें शामिल किया था। वहाँ पे जो निर्वाचन का पहली बार आधार आता है और निर्वाचन में मुस्लिमों को रिजर्वेशन आरक्षण दिया जाएगा, और वो आरक्षण क्या, आरक्षण देते सीटें निर्धारित कर दी, यहाँ तक तो ठीक था। उसमें क्या कर दिया था दोस्तों, उन्होंने कहा कि ये जो मुस्लिम हैं इनको वोट भी मुस्लिम करेगा,
ये दिक्कत थी, इसलिए उसको उदार निरंकुशता वाला अधिनियम कहा गया और इसको क्या कह दिया, संवैधानिक निरंकुशता वाला अधिनियम। ये इसलिए कहा गया कि देशी रियासतों की इच्छा पर छोड़ दिया कि वो चाहे तो संघ का हिस्सा बने, चाहे तो संघ का हिस्सा ना बने, और देशी रियासत संघ में शामिल नहीं हुई थी दोस्तों। यही कारण है इसको क्या कहा गया, संवैधानिक निरंकुशता वाला अधिनियम कहा गया। अब इसके बारे में जो 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, अन्य लोगों ने क्या क्या कहा उसकी बात थोड़ी कर लेते हैं दोस्तों। अगर उसमें हम देखें, अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी, ये कथन दोस्तों किसका है, तो आप आंसर क्या दोगे, जवाहरलाल नेहरू। किसका है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। बिना ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी 1935 के भारत शासन अधिनियम को किसने कहा दोस्तों, आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। दास्ता का एक नया अधिकार पत्र, दास्ता का एक नया अधिकार पत्र, दास्ता का एक नया अधिकार पत्र, ये दोस्तों किसने कहा, तब भी आंसर क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू। ये अधिनियम ऐसा है जो अंदर से यानी कि ऊपर से लोकतांत्रिक और अंदर से खोखला है। यानी कि 1935 के भारत शासन अधिनियम को ऊपर से लोकतांत्रिक व अंदर से खोखला, ये किसने बताया था दोस्तों, ऊपर से लोकतांत्रिक और अंदर से खोखला 1935 का भारत शासन अधिनियम किसने बताया था, मदन मोहन मालवीय। आंसर क्या होगा, मदन मोहन मालवीय ने कहा, मदन मोहन मालवीय ने कहा था कि ये अधिनियम ऊपर से क्या है दोस्तों, लोकतांत्रिक, और अंदर से क्या है दोस्तों, खोखला है। नेक्स्ट देखते हैं और यहाँ पे क्या क्या हुआ। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो प्रांतों में दोस्तों हमने द्वैध शासन शुरू किया था, प्रांतों या राज्यों की बात करें तो हमने 1919 के अधिनियम में क्या शुरू किया था, द्वैध शासन। और ये जो द्वैध शासन था इसको 1935 के अधिनियम में क्या कर दिया दोस्तों, खत्म कर दिया। अगली बात अगर हम इसमें करें दोस्तों, तो एक भारत परिषद मैंने आपको बताई थी, भारत परिषद, इसका दोस्तों गठन कब हुआ था, तो अगर गठन इसका पूछा जाए तो ये बनी थी 1858 में। और भारत परिषद में जो व्यक्ति शामिल हुए 1909 के अधिनियम में 2 व्यक्ति शामिल होते हैं, और कौन कौन से, के.जी. गुप्ता और दूसरे दोस्तों सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये जो भारत परिषद थी दोस्तों, इसको भी क्या कर दिया, यहाँ पे समाप्त कर दिया। ये ध्यान रखना है कि भारत परिषद को दोस्तों कब समाप्त किया गया, तो ये 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी दोस्तों भारत परिषद को भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ये जो दायरा था कौन सा दोस्तों, सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार का जो दायरा था वो और बढ़ा दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार को और बढ़ाया गया। एक बार फिर देख लीजिए कि क्या क्या इसमें बढ़ाया था। तो पहली बार मैंने बात की थी, यानी कि मुस्लिमों के लिए जो सांप्रदायिक निर्वाचन की बात करें तो इनको शामिल किया था 1909 में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिखों को शामिल कर दिया, इसके बाद यहाँ पे ईसाइयों को शामिल किया गया, इसके बाद यहाँ पे यूरोपियों को शामिल किया गया, और यहाँ पे दोस्तों एंग्लो इंडियन को भी शामिल कर दिया, एंग्लो इंडियन। इसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मजदूरों को शामिल किया गया,
किसको दोस्तों, मजदूरों को शामिल किया गया। यहाँ पे दोस्तों महिलाओं को शामिल किया गया। और किसको शामिल किया गया दोस्तों, यहाँ पे महिलाओं के साथ साथ मजदूर, और एक शब्द और ध्यान रखना है यहाँ पे, दलित। अब सुनिए, यहाँ पे ये जो शामिल किया गया इस सांप्रदायिक पंचायत में 1909 में, कहाँ पे, चुनाव में जो रिजर्वेशन है, यानी कि सबसे पहले जो दिया गया वो केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव थे, यानी सेंटर वाले चुनाव थे जिनमें रिजर्वेशन दिया गया। अब इसके बाद इसका दायरा और बढ़ा दिया और यहाँ तक ये पहुँचा दिया दोस्तों 1919 के भारत शासन अधिनियम में। 1919 के भारत शासन अधिनियम में इन 4 को बढ़ा दिया। और इन 3 की बात करें तो इनको कब बढ़ा दिया, 1935 के भारत शासन अधिनियम में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखनी है, किसको कब बढ़ाया गया, किसको कब शामिल किया गया, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं दोस्तों, प्रांतों की बात करें तो यहाँ प्रांतों में पहली बार क्या कर रहे हैं, प्रांतों में लोक सेवा आयोग का गठन, यानी कि लोक सेवा आयोग बनाए। यानी प्रांतों को शक्तियां पहले ही दे दी गई हैं और प्रांतों में लोक सेवा आयोग बोले तो पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि केंद्र में बना है, वो क्या बना था, संघ लोक सेवा आयोग। क्या बना था दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग। और ये संघ लोक सेवा आयोग कब बना है, तो इसकी डेट मैंने बताई थी आपको 1926 में। किसकी सिफारिश पर बना, तो यहाँ जो ली आयोग था, ली आयोग ने सिफारिश की थी और लीग आयोग की सिफारिश पर क्या बना दोस्तों, यहाँ पे जो बना है वो संघ लोक सेवा आयोग, बोले तो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये आज भी मौजूद है दोस्तों। यूपीएससी है वो संघ लोक सेवा आयोग है, पीएससी है वो राज्य लोक सेवा आयोग है। अगर भाई साहब उत्तर प्रदेश का है तो वो यूपीएससी हो जाएगा, अगर वो बिहार का है तो दोस्तों बीपीएससी हो जाएगा, अगर वो उत्तराखंड का है तो यूकेपीएससी हो जाएगा, बिहार का है तो बीपीएससी हो जाएगा, यूपी का है तो यूपीएससी हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो ये जो पीएससी है ये बना दिया, और ये कब बना दिया, 1935 में, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गया होगा। इसके आगे अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे एमपीएससी हो जाएगा, बीपीएससी हो जाएगा, यूपीएससी हो जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये यूपीएससी है, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये पब्लिक सर्विस कमीशन, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। अगर पीएससी की स्थापना पूछी जाए 1935, यूपीएससी की स्थापना पूछी जाए 1926। नेक्स्ट इसमें देखते हैं दोस्तों, आगे अगर हम इसमें बात करें, हाँ 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसमें दोस्तों इसके तहत 1937 में क्या किया गया दोस्तों, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसकी स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय बना। इसे दोस्तों फेडरल कोर्ट कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, फेडरल कोर्ट। और जो आज का सुप्रीम कोर्ट है वो इस फेडरल कोर्ट से ही निकल के आया है। अगर हम बात करें इसमें कितने जज हुआ करते थे, तो 3 जज हुआ करते थे। और इसका जो मुख्य न्यायाधीश CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो वो कौन थे दोस्तों, मॉरिस ग्वेर थे। कौन थे दोस्तों, मॉरिस ग्वेर, ध्यान रखना है। यानी प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो कौन थे, मॉरिस ग्वेर थे। स्वतंत्र भारत के पहले पूछे जाएं दोस्तों, स्वतंत्र भारत के जो फर्स्ट थे वो फर्स्ट कौन थे, हरीलाल जे कानिया। हरीलाल बोलें या हीरालाल भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, हीरालाल या हरीलाल। आगे यहाँ पे जे कानिया जरूर लिखा होगा, जे कानिया, इसको ध्यान रखना। ये कौन थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फर्स्ट।
स्वतंत्र भारत के थे। और पहले पूछे जाएं तो कौन है, मॉरिस ग्वेर हैं। स्थापना कब होती है दोस्तों, 1937 में। कौन से भारत शासन अधिनियम के तहत, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत होती है। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें कि और क्या क्या इसमें हुआ है, तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, उन्हें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की पावर दी गई। ये किस अनुच्छेद के तहत, तो 123 किसके तहत दोस्तों जारी करने की शक्ति जो दी गई है। चलो आर्टिकल वर्तमान में अगर आप ध्यान रखें तो ध्यान रखना 123 में है, ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति जारी करता है। लेकिन यहाँ पे जो अध्यादेश की जारी किस अधिनियम द्वारा दी गई है, तो 1935 के राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो 123 अनुच्छेद के तहत करते हैं। अध्यादेश मैंने आपको बताया था क्या होता है लास्ट वीडियो में, इस पर मैंने डिटेल में विस्तार से चर्चा की है। एक बात और देखें, अगर पूछा जाए दोस्तों वायसराय को अध्यादेश जारी करने की पावर कब दी गई, अध्यादेश जारी करने की पावर, तो अध्यादेश जारी करने की पावर जो वायसराय को दोस्तों दी गई थी, ये 1961 के अधिनियम के तहत दी गई थी। ये मैंने आपको करवाया था, यानी 1861, 1961 नहीं है दोस्तों, एक बार फिर देखिए कब है, 1861 के अधिनियम के तहत पावर दी गई है किसको दोस्तों, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की पावर दी गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक कॉन्सेप्ट और बचता है, उसको आप थोड़ा और देख लीजिए। मैंने ये कहा था कि जो केंद्र में जो विधायी पावर थी उसे दो जगह बांट दिया था, यानी कि द्विसदनात्मक जो व्यवस्था आई थी दोस्तों, द्विसदनात्मक व्यवस्था कब आई, 1919 के भारत शासन अधिनियम में या माउंटेन्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम में। द्विसदनात्मक व्यवस्था के साथ साथ द्वैध शासन भी आया था। द्वैध शासन को हमने दोस्तों 1935 के भारत शासन अधिनियम में ख़त्म कर दिया, और जो द्विसदनात्मक व्यवस्था आई थी उस पर थोड़ा देख लेते हैं हम। जो यानी विधायी पावर को हमने दो जगह बांटा था, और विधायी पावर को दो जगह हमने जो बांटा था, लिख दे रहा हूँ पूरा ही, लिख लीजिए यहाँ पे, केंद्रीय सेंटर का है, केंद्रीय जो विधानमंडल, अभी मैं आपको पीछे से जोड़ के बता रहा हूँ, आप निश्चिंत रहें। विधानमंडल जो था, केंद्रीय विधानमंडल में इसमें सदस्य संख्या बढ़ा दी, सदस्य संख्या क्या कर दी दोस्तों, सदस्य संख्या को ऊपर पहुंचा दिया, बढ़ा दिया। अब जो हमारी विधायी पावर थी दोस्तों, जो हमने 1919 के भारत शासन अधिनियम में हमने पढ़ी थी, यानी कि द्विसदनात्मक व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था पढ़ी थी दोस्तों, द्विसदनात्मक व्यवस्था। फिर से देखो, द्विसदनात्मक व्यवस्था। ये द्विसदनात्मक व्यवस्था क्या थी, इसमें जो कानून बनाने के दो निकाय कर दिए थे। एक तो कर दिया था राज्य परिषद, क्या कर दिया दोस्तों, राज्य परिषद। इसी को कहा गया, क्या कहा गया दोस्तों, बताइए, जो आज की डेट में बोलें तो उच्च सदन, जिसको राज्यसभा कहा जाता है। यानी कि राज्य परिषद को क्या कह दिया, राज्यसभा, राज्यसभा, या इसको कहा गया उच्च परिषद। और इधर जो कल वाले अधिनियम में हमने देखा था विधानसभा, इस विधानसभा को कहा गया दोस्तों निम्न परिषद। क्या कहा गया, निम्न परिषद। अब देखो दोस्तों, ये जो बदल गई हमारी, ये किस में बदल गई दोस्तों, आज की डेट में राज्यसभा में बदल गई। और ये दोस्तों आज की डेट में किस में बदल गई है, लोकसभा में। आजकल कितने कितने सदस्य हैं वो जानकारी आपको है, लेकिन यहाँ पे क्या था, 1900, यहाँ पे संख्या की हम बात करें तो 1919 में इसमें जो संख्या थी वो कितनी थी, 60। और यहाँ पे जो 1919 में संख्या हमने निर्धारित की थी वो कितनी थी, 144। इस संख्या को बढ़ाकर 60 से दोस्तों कितना कर दिया, बताइए, 60 से बढ़ाकर यहाँ कर दिया 260, और इसको दोस्तों कितना कर दिया, बढ़ाकर 375। तो एक तो ये बात ध्यान रखनी है।
ये हमारे राज्यसभा हो जाएगी। और ये कौन सी व्यवस्था थी, हम कौन सी व्यवस्था लाए, द्विसदनात्मक व्यवस्था लाए। कौन से अधिनियम में लाए थे दोस्तों, 1919 के अधिनियम में। आज इस क्लास को यहीं रोकते हैं, कल नई क्लास के साथ फिर से उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।